गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। की हाल चाल, क्या हाल चाल एवरीवन? कैसे सभी बच्चे? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पेट में दर्द है मैम, चलो दर्द दिलों के कम हो जाते जब आप मैम की क्लास में आ जाते, है ना। चलो आज चैप्टर कंप्लीट करने का समय आ चुका है गाइस। बच्चों ने पहले अनाउंसमेंट कर दी, 2.5 घंटे की क्लास है, जोश में रहना। ये होता है अंडरस्टूड होना। वेरी गुड, यस, नाइस नाइस नाइस। आज बेहोश नहीं हो जाएंगे। यस, कल कल मिल गया ना, इन्हें डेमो मिल गया कल, तो अब ये बेहोश नहीं होंगे। यस, नो बेहोशी। 3 घंटे की भी कर सकते हो। हो अभी 2 घंटे के बाद देखना। यस, आई नो यू गाइस, या बेटा आई नो यू गाइस। 12 साल हो चुके मुझे पढ़ाते हुए, 12 साल। यानी कि तुम्हारी उम्र में मैं 6 साल और ऐड कर दूं ना, तो तुम्हारी उम्र निकल आएगी। अपने एक्सपीरियंस में मैं 6 साल और ऐड कर दूं तो तुम्हारी उम्र निकल आएगी। सोचो, 12 साल एक्सपीरियंस है मेरे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में हमने किया था क्लीवेज डिवीजन। जैसे कि आपको पता है बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले क्लीवेज था, मॉड्यूलेशन, ब्लास्टोलेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सब हमें करना है। कल करेंगे न्यूरल वाला चैप्टर, ठीक है। आ जाओ। तो ये डायग्राम सबने बना लिया? नहीं बनाया तो अभी फटाफट से बना लो, क्योंकि मैं अब इसको एक्सप्लेन करूंगी। बना लिया था सबने कल? तो हमारा जो जाइगोट है, जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है गाइस? माइटोसिस होता है या क्लीवेज होता है? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। कल ये बात मैंने बताई थी। क्लीवेज होता है जाइगोटिक सेल में या माइटोसिस होता है जाइगोटिक सेल में? तो यहाँ पे होता है हमारा क्लीवेज डिवीजन। हाउ क्लीवेज डिवीजन इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस? कि जो हमारा क्लीवेज है उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ता, सिर्फ न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही घर में लोग ज्यादा हो रहे हैं बट घर बड़ा नहीं हो रहा है, तो पिचक पिचक के रहेंगे सब। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि G1 एंड G2 एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अब हम शुरू कर रहे हैं पहला सेल। ये पहला सेल कौन सा होगा? यूनिसेलुलर जाइगोट। ये पहला सेल कौन सा है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा बच्चों? जाइगोट। कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी सब समझेंगे, मैं समय दूंगी लिखने का, फिर आप लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन के आया। उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का नाम क्या बच्चा पार्टी? जाइगोट। क्या नाम है? जाइगोट, ठीक है। इसके आसपास ए सेलुलर लेयर है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। कौन सी लेयर है? जोना पेलुसिडा। आप कहेंगे मैम जब फर्टिलाइजेशन हो रही थी तब तो जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट कर ली थी स्पर्म ने। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये पूरी डाइजेशन नहीं होती है, जहां से उसको घुसना होता है बस वो उतना हिस्सा ही डाइजेस्ट करता है जोना पेलुसिडा को, ठीक है। बाकी हिस्सा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है जोना पेलुसिडा का। तो इसलिए थोड़ी सी जोना पेलुसिडा यहाँ से खत्म हो जाएगी, बट बाकी की जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहेगी, और इंटैक्ट रहनी भी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? इसके लिए आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पहले टूट गई तो और खराब हो जाएगा काम, ठीक है। आ जाओ। तो क्या पहले सेल तक सबको क्लियर है? फर्स्ट सेल तक सबको क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हो रहा है हमारा क्लीवेज डिवीजन, यानी कि हमारी क्या हो रही है? फर्स्ट क्लीवेज। क्या हो रही है? फर्स्ट क्लीवेज। जो पहली क्लीवेज होती है वो फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद होती है। कितने घंटे बाद होती है? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, कोई लिखेगा नहीं, सब बताएंगे कितने घंटे बाद होती है। आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद काम शुरू होने में 30 घंटे लगते हैं। दैट्स अ ह्यूज टाइम। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो क्लीवेज डिवीजन ह्यूमंस में होती है वो काफी स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है और एसिंक्रोनस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्यों कह रहे हैं? 2 से 4, 4 से
8, यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बन रहा है, एसिंक्रोनस है, ठीक है, सिंक्रोनस नहीं है, एसिंक्रोनस है। अब देखिए 30 घंटे हो गए बाबू। अब यहाँ पे 30 घंटे बाद जो पहला क्लीवेज डिवीजन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसको कौन सा प्लेन कहते हैं? मेरिडियोनल क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज कहेंगे इसे? मेरिडियोनल। मेरिडोनियल लिख दिया मैम ने, मडोना ही लिख देती मैम इससे बढ़िया। मेरिडोनियल क्लीवेज सही लिखा था वैसे तो मैंने, मेरिडियोनल था, हे भगवान, मेरिडियोनल, यस मेरिडियोनल क्लीवेज। वर्टिकल प्लेन है ना, तो मेरिडियोनल क्लीवेज, ठीक है। अच्छा हो गया, बुढ़ापा आ जाता कभी कभी बीच में, रोज नहीं आता, आ जाता है कभी कभी, माइंड मत करो, आगे चलते हैं, उम्र हो गई, यस ठीक है। तो अब एक से कितने सेल बने, जल्दी देख के बताओ, कितने सेल बन गए? एक से 2 सेल बन गए, कितने बन गए? 2 सेल, ये एक सेल और ये दूसरा सेल। इन दोनों सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उतना ही है जितना जाइगोट का था, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में इंक्रीज नहीं हुआ है, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज हुआ है, न्यूक्लियर कंटेंट में इंक्रीज हुआ है, बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में इंक्रीज नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल द सेम, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्लीवेज डिवीजन भी 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी सेकंड क्लीवेज डिवीजन कब हो रही है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 60 घंटे बाद सेकंड क्लीवेज। आप समझ में आए तुम इतने धीरे क्यों जिंदगी में? कोई इंसान बड़े फैसले लेने से डरता है यहाँ पे जब डर रहा था, यहाँ जब समय ले रहा था, तो आगे भी तो लेगा। जेनेटिक्स है गाइस, जेनेटिक्स। एक बार फिर जब डिसाइड कर लेता है ना, फिर धो देता है, बट शुरू में टाइम लगता है, नीट की तैयारी में शुरू में टाइम लगेगा, बट जब सिलेबस पकड़ में आ जाएगा ना मेरे बच्चों के, फिर देखना मार्क्स आएंगे फिर। अब ये वाला क्लीवेज डिवीजन भी वर्टिकल है, तो ये भी कौन सा है? मेरिडियोनल। ये भी कौन सा क्लीवेज है? मेरिडियोनल क्लीवेज, ये वाला सेकंड भी। कितने सेल बने बाबू? 3 सेल। कितने बने? 3 सेल। ये हमारा 2n 2n 2n, इसको बोलेंगे 2 सेल स्टेज। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? खुद से बताओ, जितना खुद से बताओगे उतना याद होगा, हर चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम कहेंगे 3 सेल स्टेज। ये जो 3 सेल स्टेज है बहुत ही ट्रांजिएंट स्टेज होती है, यानी कि ये बहुत लंबी नहीं चलती है, जल्दी से वो डिवाइड कर लेता है। ये वाला जो सेल है जो डिवाइड नहीं किया, ये भी कहेगा यार मैं भी फटाफट कर ही लेता हूँ। मेरिडियोनल का मतलब होता है वर्टिकली काटना। ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। इस बॉल को अगर मैं वर्टिकली ऐसे कट करूंगी 2 पार्ट्स में, तो दिस इज मेरिडियोनल क्लीवेज। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो दिस इज इक्वेटोरियल, ठीक है। नहीं स्टार बॉय, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 60 घंटे, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन है 60 घंटे आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकंड क्लीवेज होगी। अब आते हैं थर्ड क्लीवेज। नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्लीवेज। ना थर्ड क्लीवेज आप देख सकते हैं क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन पे हो रही है, सीधी ना होके इस डायरेक्शन में हो रही है। दिस इज 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। थर्ड क्लीवेज 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। ये हमारा है 2n, ये भी हमारा 2n 2n एंड 2n। तो ये कौन सी सेल स्टेज होगी? अभिषेक ने पहले आंसर देके मेरा दिल जीत लिया है आज, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कौन सी सेल स्टेज होगी? 4 सेल स्टेज। बेटा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप डाउट्स पूछते कोई दिक्कत नहीं है, बट टॉपिक को समझा करो पहले। जो आप टेस्ट जो ये आप बनाते हैं ना डाउट्स, कोई फायदा नहीं है। और ये जो बच्चे पूछते हैं ना कोई टेस्ट का सिलेबस बता दो, ये अभी क्लास से बाहर जाएंगे, क्योंकि इनको जितना भी सिलेबस बता दो ये कभी नहीं सुनेंगे, अपनी मर्जी से आते हैं ना, इसीलिए। ये कौन सी स्टेज है बच्चों? 4 सेल स्टेज। अब इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे? क्लीवेज डिवीजन।
कौन सी डिवीजन होगी? क्लीवेज। और 4 सेल के बाद अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमारा कौन सा है? 8 से 16 सेल स्टेज। और इस सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोरुला, क्योंकि ये मलबरी शहतूत की तरह दिखता है इसलिए। कितना सेल स्टेज है? 8 से 16 सेल स्टेज। अब कुछ सवाल पूछ रही हूं। मोरुला में जोना पेलुसिडा प्रेजेंट और एब्सेंट? जोना पेलुसिडा प्रेजेंट और एब्सेंट? जोना पेलुसिडा प्रेजेंट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट of zygote is equals to morula. Is this statement true or false? मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, अपनी मर्जी से कीजिए, किसी का आंसर मत देखे, सब फर्जीवाड़ा है। खुद से आंसर दीजिए, किसी बच्चे पे भरोसा ना करें, किसी का नीट अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, सबका इस बार 5 मई को ही रिजल्ट आएगा, जब भी पेपर होगा 3 या 5 को। हाँ, देखिए बच्चों, तो जाइगोट और मोरुला की बात करें, जोना पेलुसिडा है, उतना ही साइटोप्लाज्म है। नंबर ऑफ सेल्स मोरुला के पास ज्यादा है, जाइगोट के पास ज्यादा नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू। क्योंकि अभी तक क्या चल रही है? क्लीवेज डिवीजन। कौन सी डिवीजन चल रही है? क्लीवेज डिवीजन। ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक, ये मैं 2016 के क्वेश्चंस करा रही हूँ बोर्ड पे इस टाइम पे, ऑफ 2 सेल स्टेज इक्वल्स टू 4 सेल स्टेज। क्या ये वाला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू किड्स ट्रू है या फॉल्स है? यस बच्चों, बिल्कुल ट्रू है ये भी, क्योंकि सब में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेम रहेगा। एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ zygote is equals to morula. Is this statement true or false? फॉल्स। क्यों? यहाँ एक सेल है, यहाँ 2n है, यहाँ पे 8 से 16 सेल हैं, हर सेल में 2n है, तो टोटल 2n तो बड़े सारे हो गए। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कंटेंट इज वे टू मच एज कंपेयर टू जाइगोट, 16 टाइम्स ज्यादा है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए क्लीवेज के, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। चलिए अब लिखिए, सब पूरा बोर्ड लिखिए। अब अभी हुए हैं 12:05, 12:07 पे वी विल स्टार्ट विद द न्यू स्लाइड। ट्रांजिएंट स्टेज का मतलब होता है ऐसा स्टेज जो बहुत कम समय रहता है, जैसे आपके क्रश बदलते रहते हैं ना, माय क्रश इज ट्रांजिएंट, यानी कि हो सकता है कल मेरा क्रश कोई और हो जाए। जो बहुत कम समय के लिए रहते हैं उन्हें ट्रांजिएंट कहते हैं अंग्रेजी में। थर्ड स्टेज इसलिए ट्रांजिएंट है क्योंकि बॉडी चाहती है कि इवन हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से डिवीजन हो, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे। पर्सनल हो गई मैं? नहीं बेटा, जेनजी को जेनजी वाले टॉपिक से ही समझाना पड़ता है। अब मैं एग्जांपल दूं 12 साल पुराने वाले, तो तुम कहोगे अरे मैम मैंने बुढ़िया दी क्लास नहीं करनी है, तो हमको भी जवान बने रहना होता है बेटा आप लोगों के साथ, वरना काय को पढ़ेंगे बच्चे हमसे। ओके, 12:07 हो चुके हैं, चलिए चले आगे।
स्टेप नंबर 1 कौन सा था? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन सा था? अब आप स्टेप्स भी आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही को बताना है। अभी मोरुला क्या है बताएंगे, डोरा, डोंट वरी। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्लीवेज था, तो स्टेप नंबर 2 क्या है? याद करो क्या था स्टेप नंबर 2? वही आपका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, मॉरुलेशन। बिल्कुल सही। लिखिए टॉपिक नंबर 2, मॉरुलेशन। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं मॉरुला का। सबसे बाहर की तरफ हम बनाएंगे जोना पेलुसिडा, जैसे कि हमने पीछे वाले डायग्राम में भी देखा, जोना पेलुसिडा इसके पास है। फिर इसके बाद अंदर बनाएंगे हम ऊलेमा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसा था। अब इसके बाहर की तरफ अब सेल बनते जा रहे हैं। ये बाहर वाले सेल हैं, इन्हें कहते हैं आउटर सेल। क्या कहते हैं गाइस इन्हें? आउटर सेल। इन आउटर सेल्स का काम होता है किसी भी चीज को लीक ना होने देना, दे प्रिवेंट लीकेज। तो इसलिए इनके पास होते हैं टाइट जंक्शंस। कौन से जंक्शंस होते हैं इनके पास? टाइट जंक्शन। ये क्वेश्चन रह चुका है नीट पीवाईक्यू। बाहर के जो सेल्स होते हैं मोरुला के, वो चाहते हैं कि कोई भी चीज अंदर की बाहर ना जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी बात अंदर से बाहर ना जाए, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं कि किसी को बताना मत। ये किसी को बताना मत इज इक्वल्स टू टाइट जंक्शन। ठीक है बच्चों? अब गॉसिप करते हैं फ्रेंड्स लोग मिलके। तो बीच में इनके पास कुछ सेल्स होते हैं, बीच में बिल्कुल, ये आपस में वीडियो कॉल करके गॉसिप करते हैं। ये वीडियो कॉल जो गॉसिप हो रही है वो होती है थ्रू गैप जंक्शन। इनके बीच में कौन से जंक्शंस है? गैप जंक्शंस। तो बाहर वाले सेल्स के बीच में कौन से जंक्शंस है? टाइट जंक्शन। बीच वाले सेल्स के बीच में कौन से जंक्शंस है? गैप जंक्शन। ये क्यों है? ये आने वाली स्टेजेस में आपको अभी सब पता लगेगा, डोंट वरी। सबका रेलिवेंस है, कोई भी बिना बात के नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसकी एक बार लेबलिंग करते हैं बच्चों। तो ये क्या है? दिस इज जोना पेलुसिडा। ये क्या है? जोना पेलुसिडा है। इसके बाद बाहर की तरफ कौन से सेल है गाइस? इन्हें कहते हैं आउटर सेल्स। आउटर सेल्स विद डैश जंक्शन, विद टाइट जंक्शन। कौन से जंक्शन? टाइट जंक्शन। और टाइट जंक्शन का क्या काम होता है? टू प्रिवेंट लीकेज, टू प्रिवेंट लीकेज। ठीक है, फिर इसके बाद बीच में ये क्या है? इनर सेल्स है। इनर सेल्स विद गैप जंक्शन। अब आप कहेंगे मैम गैप जंक्शन का क्या काम है? कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। ये आपस में एक्सचेंज करते हैं सब्सटेंसेस का, इसीलिए। ठीक है, नाउ जिस प्रोसेस से मोरुला बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पैक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन प्रोसेस इन विच cells are arranged in outer and inner cells. This morula looks like dash, looks like mulberry. मलबरी शहतूत होता है, ये एक तरह से इंडियन बेरीज होती हैं जो पेड़ पे लटकती है, हरे रंग की भी मिलती है अगर कच्ची होती है, और डार्क रेडिश ब्राउनिश कलर की भी मिलती है जो ब्लैक जैसी होती है, बहुत मीठी रसीली, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। ये आपको जरूर खानी चाहिए जब सीजन आता है। इनमें इतने भयंकर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं व्हिच कैन एक्चुअली प्रिवेंट योर हेयर फॉल आल्सो। शहतूत बिल्कुल सही। अभी क्या फॉरेन की आती है ब्लूबेरी, तो भी अलग ब्लूबेरी, नो 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 नो, शहतूत बेरी। यस 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 यस। ठीक है, नेचुरली मिलती है, पेड़ लगा लो आराम से उग जाता है, 5-6 साल में खूब शहतूत भी देने लगता है। जामुन भी बहुत मिलता है इवन, आराम से पेड़ों पे खूब होते हैं जामुन, खूब जामुन होते हैं। मेरी गली में ही पार्क में 4 पेड़ है, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की शीटें ला रखी हम लोगों ने, तो प्लास्टिक की शीट्स लगा देते कॉलोनी वाले।
आप डेली सुबह देखो, कम से कम 5-5 किलो शहतूत गिरे होते हैं, 5-5 किलो, और ये 1 महीना डेली मिलते हैं हमें। तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि हमें इन सब चीजों को भी देखना चाहिए, बहुत अच्छी होती है ये। ठीक है, 8 to 16 सेल स्टेज होते हैं ये। इसके बाद मॉरुलेशन के बाद कौन सा स्टेप आएगा, मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बच्चों का काम है। मैं तो नहीं बताऊंगी। ब्लास्टुलेशन, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ब्लास्टुलेशन, वेरी गुड। आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं, सुंदर सलोना सा। अब यहाँ पे ना एक डिफरेंस नोट करना, ठीक है, मजा आएगा जब डिफरेंस नोट करोगे, इसलिए एक ही स्लाइड पे बना रही हूँ दोनों डायग्राम। बनाइए। ज़ोना पेलूसिडा गायब, वेरी गुड। बचपन में वो गेम खेलते ना, इन दोनों के डिफरेंसेस बताइए। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे क्यों अरेंज हुआ, अब आपको समझ में आ रहा है ऐसे क्यों अरेंज हुआ, क्योंकि दिस इज हाउ अ ह्यूमन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये। आइए बच्चों, अब इसका लेबलिंग देखते हैं सबसे पहले। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये नीट में भी आ सकता है आपको लेबलिंग के लिए। ट्रोफोब्लास्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लेयर। जो आउटर लेयर यहाँ पे थी, जिसका कोई नाम नहीं था, अब वो डिफरेंशिएट हो चुकी है, अब उसका नाम है, अब वो गुमनामी के अड्डे में नहीं जी रहा है। ठीक है, यस। तो ये देखिए, अब इसका नाम है, अब इसे आउटर लेयर नहीं, अब इसे ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये काम करेगी, क्या काम करेगी, ये बनाएगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, यानी एम्ब्रियो के अलावा जो भी चीज बनेगी वो कौन बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स यही बनाएगा मेरे प्यारे लाल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखो, इसके बाद ये जो बीच वाले सेल्स थे, अब ये बीच वाले सेल्स ये ब्लू सेल्स बन गए हैं, यानी कि इन्हें हम बोलेंगे क्या, इनर सेल मास। क्या बोलेंगे इन सेल्स को, इनर सेल मास। शॉर्ट फॉर्म है ICM। आप कहेंगे कि मैम अब इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि ये एम्ब्रियो बनाएगा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा एम्ब्रियो, गिव राइज टू एम्ब्रियो। यानी कि तीनों जर्म लेयर्स कौन बनाएगा, इनर सेल मास। यहीं से आपकी एक्टोडर्म भी आएगी, यहीं से आपकी मीजोडर्म भी बनेगी, यहीं से आपकी एंडोडर्म भी बनेगी। तीनों जर्म लेयर्स इस सेल से बनेगी। ठीक है, ये जो इनर सेल मास के सेल्स होते हैं हमारे, कैसे सेल्स होते हैं हमारे, टोटीपोटेंट सेल्स। कैसे होते हैं, टोटीपोटेंट, या इनका दूसरा नाम क्या है, स्टेम सेल्स। क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स।
अब मान लो, चलो तुम्हें एक बढ़िया चीज बताती हूँ, मजा आने वाला है तुम्हें, लिखो मत यार, मैं टाइम दूंगी। ये बच्चा बनाएगा, मदर कथक करी थी, ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। अब बताओ कितने बच्चे बनेंगे? ये तो टोटीपोटेंट सेल है ना, हर सेल से एक बच्चा बन सकता है, याद रखना, हर सेल से भी बच्चा बन सकता है पूरा। कौन से ट्विन्स होंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या डाइजाइगोटिक ट्विन्स? कौन से ट्विन्स होंगे बाबू? आइडेंटिकल होंगे ना, क्योंकि यहां तक तो सेम चल रहा था ना, एक ही तो जाइगोट से पैदा हुए हैं ये सब। देखो इस वाली स्लाइड में एक ही जाइगोट से तो पहुंचे हैं हम इस ब्लास्टुला पे। आइडेंटिकल ट्विन्स यानी कि फिंगरप्रिंट्स अलग, बाकी सब सेम। समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा था ना ट्विन्स का टॉपिक आने दो, मैं बताऊंगी कब बनते हैं। 10 भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। 10 एक जैसे बच्चे बहुत मुश्किल होते हैं वो। देखो बेटा, 2 से ज्यादा बच्चे अक्सर आईवीएफ की कंडीशन में होते हैं, समझो बात को, आईवीएफ की कंडीशन में होते हैं 2 से ज्यादा। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, वो आईवीएफ का केस है, नॉट द नेचुरल केस। ठीक है मैम, व्हाई फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट? वो बनावट है, ये बनावट होती है बेटा, इसीलिए। ठीक है, अब आते हैं, हाँ फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स से। ये बात तुम्हें पता नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें बताती हूँ तुम्हें। आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 प्लेसेंटा बनेंगे, 2 अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी, और सब चीजें 2 बनेगी अगर ट्विन्स बने तो। बट ये केस मैं बता रही हूँ एक बच्चे का, तो यहाँ पे एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी, एक ही आपका प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है मैम, हमेशा बेटा आयुष, क्या हम सुन नहीं पा रहे मैम को? इज देयर अ प्रॉब्लम दैट आप सुन नहीं पा रहे? क्योंकि मैंने कहा कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं वो केस आईवीएफ के होते हैं, 2 का मतलब ट्विन्स होते हैं। ट्विन्स तक मैंने बताया कि नेचुरल होते हैं। बेटा प्लीज सुना करो हर चीज अच्छे से। मेरे को पता है आप लोग बहुत इस चैप्टर में थोड़ा एक्साइटेड है, बट सुना करो, क्योंकि मेरे को आपके डाउट्स पता है कब क्या आएगा। ठीक है, बट सुना करो, 2 बच्चे हो सकते हैं, बट अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो जनरली वो केसेस आपके आईवीएफ के होते हैं, क्योंकि वहां पे सुपर ओव्यूलेशन कराया जाता है। एक टाइम पे 7 से 8 इम्प्लांटेशन कराई जाती है कि 8 में से एक तो सक्सेसफुल निकले। ठीक है, यस। अब जरूरी है 2 में डिवाइड होगा बेटा? जरूरी तो अब ये गॉड बताएंगे, ये गॉड के हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है कि जरूरी है 2 में डिवाइड होगा या जरूरी है 3 में डिवाइड होगा। दिस इज नॉट इन माई हैंड्स। 2 बच्चे ऐसे होते हैं, अब इसके बाद कितने बच्चे हो रहे हैं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। यहाँ पे आपको एक अलग से कलर के सेल्स दिख रहे होंगे जो आपको बाकी जगह नहीं दिख रहे होंगे। इन्हें कहते हैं हम सेल्स ऑफ रॉबर। क्या कहते हैं इन्हें? सेल्स ऑफ रॉबर, सेल्स ऑफ रॉबर। ये सेल्स ऑफ रॉबर क्या है? दीज आर कॉल्ड स्टिकी सेल्स। ये ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो एंडोमेट्रियम को तोड़ के पूरा ब्लास्टोसिस्ट अंदर चला जाता है। तो टेक्निकली ये क्या काम करे? चाकू की तरह ऐसे ऐसे लाइनिंग को काटते हैं और फिर सीधा ब्लास्टोसिस्ट अंदर जाता है, जहां पे वो बड़ा होता है जब तक आपका पूरा बच्चा बन ना जाए। ठीक है, तो ये क्या, ये बिल्कुल भी प्लेसेंटा नहीं बनाता है। हे राम विशाल, आज तुम पढ़ने के मूड में नहीं हो। यस, cells of rubber are called sticky cells which helps in implantation. This is a structure of blastocyst. Blastula in humans is called blastocyst, and this green structure is called blastocele. सील का मतलब कैविटी, ब्लास्टो का मतलब ब्लास्टोसिस्ट। इट्स अ कैविटी ऑफ ब्लास्टुला। ठीक है, यस। अच्छा श्रेया, क्या बात है श्रेया, आयुष को डिफेंड कर रही हो। आई लाइक इट, आई लाइक इट।
गुड। क्लास में ऐसा चलते रहना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट। मैम की एनर्जी बचती है इसमें। आई लाइक इट गाइस, आई लाइक इट। यस, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट filled with fluid। चल लिखो इसको पूरा। इसके बारे में अभी हम और लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये टॉपिक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कुछ गलत बोला था? मैंने कुछ गलत बोला था? मैंने कहा अच्छा है श्रेया, सपोर्ट कर रही हो तुम आयुष को। गंद तुम्हारे दिमाग में, सुनो मैं। वाह वाह, गंदी गंदी सीरीज देख के गंद तुम्हारे दिमाग में भरा है। मैंने बस ये बोला आई लाइक इट। आप एक लोगों को सपोर्ट करते हैं क्लास में। रोस्टिंग तो आप हर टाइम करते हैं एक दूसरे की। वाह बेटा वाह वाह, बहुत बहुत नाम कमाओगे तुम लोग तो यार, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। मैम मेरा ब्रेकअप हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो, अभी अंडे से बाहर निकले नहीं है, गर्लफ्रेंड बना के ब्रेकअप भी हो गया। हमें 22 साल की उम्र तक नहीं पता था व्हाट इज बॉयफ्रेंड। पर्सनल बातें तुम करो, मैं कमेंट करूं तो मैं पर्सनल हो जाती हूँ। वाह बेटा वाह, मुझे बड़ा पता लग रहा है किसकी गर्लफ्रेंड के साथ किसका ब्रेकअप हो रहा है। वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ, बस तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा है क्लास में बच्चों की, शुरू दो मैम के। हाँ चलो लिखो सब, लिख लिया सबने। अब आते हैं इस टॉपिक में, अभी हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब हम करेंगे पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं है बट हर साल सवाल आता है। इसको लेबल कर लेना गाइस, ठीक है। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। जैसे आपने देखा पिछली स्लाइड में मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का जिक्र किया है। तो अब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है और ये क्या करती हैं, जिसमें नीट में सवाल आता है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, द मेम्ब्रेन्स अदर देन एम्ब्रियो प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। एंड ये मेम्ब्रेन्स किससे अराइज होती है, किससे ओरिजिनेट होती है? ट्रोफोब्लास्ट से। तो किससे ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट्स फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से ओरिजिनेट हो रही है। कितनी लेयर्स है? 4। बोलो मैम के साथ, कितनी लेयर्स है? 4। कितनी है? 4। पहली कौन सी है? कोरियोन। बोलो मैम के साथ, कहीं पे भी बैठे बोलो, याद होगा क्लास में। कोरियोन। कोरियोन के पास दो चीजें हैं, कोरियोनिक विलाय। क्या बनाती है सबसे पहले? कोरियोनिक विलाय। ये जो कोरियोनिक विलाय है, दिस एक्ट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। यानी कि ये कोरियोनिक विलाय कैसे होते हैं? मान लीजिए कि ये मदर की एंडोमीट्रियम है। ये क्या है? दिस इज मदर का एंडोमीट्रियम। तो ये कोरियोनिक विलाय कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ये देखिए ऐसे। तो ये ऐसा कनेक्शन, ये बहुत जोरदार कनेक्शन बनता है गाइस, बहुत जोरदार कनेक्शन है। ऐसे बिल्कुल ऐसा दिखता है ये, बिल्कुल। ये देखिए, ये बच्चे का हाथ आ रहा है, ये माँ की एंडोमेट्रियम आ रही है, और ये दोनों आपस में से फिट हो गई हैं। जब ये फिट हो जाती है इसे प्लेसेंटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? प्लेसेंटा। तो कोरियोनिक विलाय, सो व्हाइट कलर क्या है? कोरियोनिक विलाय है, जो कहां से आ रहा है? फीटस की साइड से आ रहा है। दिस इज कमिंग फ्रॉम द फीटल साइड। और ये लाल वाली क्या है? एंडोमीट्रियम। ये लाल वाली क्या है? एंडोमीट्रियम लाइनिंग है। ये कहां से आ रही है? ये मेटर्नल साइड से आ रही है, मेटर्नल साइड। और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, दिस इज इंटरडिजिटेशन कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है? इंटरडिजिटेशन। और जब ये बिल्कुल आपस में फिक्स हो जाते, इतना टाइट हो जाता है कि बच्चा चाह के भी नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। इसलिए बेटा दिस फॉर्म्स प्लेसेंटा। दिस लेटर
फॉर्म्स प्लेसेंटा। समझे बाबू? पहले ट्रोफोब्लास्ट बनी, एक बार मैम के साथ रिपीट करेंगे, कोई मत लिखो अभी, रिपीट करो, मैं टाइम दे दूंगी। तो बाबू क्या हुआ? सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट बना। ट्रोफोब्लास्ट में एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनी जिसका नाम कोरियन था। कोरियन में बने कोरियोनिक विलाई जो एंडोमेट्रियम के साथ घुसकर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये देखिए, इस कनेक्शन को बनने में 3 महीने लग जाते हैं। ये बन गया कनेक्शन। जब ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो अगर क्वेश्चन आ रहे नीट में कि प्लेसेंटा कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 4 मार्क्स के लिए? बताओ जल्दी, क्या आंसर होगा 4 मार्क्स के लिए? विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन results in the formation of placenta, results in the formation of chorionic villi? Chorion, not trophoblast, chorion। ठीक है, जो बच्चे ट्रोफोब्लास्ट आंसर दे रहे हैं वो गलत है। ठीक है, समझ में आया? एंड नाउ दिस प्लेसेंटा इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैसा होगा इसका भी टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब आते हैं सेकंड मेम्ब्रेन पे। सेकंड मेम्ब्रेन जिसपे नीट का पिछले साल का सवाल आया था, एमनियन। याद आया वो सवाल या नहीं आया? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। एमनियन, ये एमनियन क्या है? एमनियन एक ऐसी लेयर है विच सीक्रेट्स एमनियोटिक फ्लूइड। क्या सीक्रेट करती है? इस एमनियन में होते हैं एमनियोजेनिक सेल्स। ये एमनियोजेनिक सेल्स सीक्रेट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी फ्लूइड में बच्चा स्विमिंग करता है। क्या करता है? स्विमिंग। ये बच्चे का एक्ट करता है स्विमिंग पूल। दिस ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक, क्या टक रहा है भाई, एब्जॉर्बर। क्यों शॉक एब्जॉर्बर? ऐसा ना हो कि हल्का सा पेट लगा से तो अच्छा और बच्चा रो रहा नहीं, शॉक एब्जॉर्बर है ना, ऐसे थोड़ा सा टांग मांग हिलने के लिए जगह वगह चाहिए, इसलिए। तो याद रखना बेटा, आज भी जो जीवन है ना वो पानी से ही आ रहा है। पहले पानी का पूल फटता है, जिसे कहते हैं थैली फट गई लोकल लैंग्वेज में, उसके बाद बच्चा आता है। सो लेट मी टेल यू, till today even we are terrestrial animals, we require water for the birth. This indicates ancestry, this indicates the evolution कि without water we cannot have life, we cannot have life. Till now also बच्चा पानी में ही होता है। समझे बात को? कितनी डीप थॉट है कि आज भी जीवन को आने के लिए पानी ही चाहिए। ठीक है, and this also prevents desiccation, सूखने से बचाना। अगर ये पानी कम हो जाता है तो बच्चे में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, विच इज वेरी डेंजरस कंडीशन, वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारी मेम्ब्रेन है दैट इज योक सैक। योक सैक का काम होता है हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि अभी इसका बोन मैरो बना नहीं है, तो ये काम करेगा। फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ, एलेंटॉइड, जिसका काम क्या है? एक्सक्रीशन। इट हैज रोल इन एक्सक्रीशन टू गेट रिड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। टॉपिक समझ में आया नहीं आया? यहीं पे डिटेल में हम एक और छोटा टॉपिक करेंगे। अगेन एनसीईआरटी में 2 लाइन का टॉपिक है, बट हम डिटेल में करेंगे प्लेसेंटा। यहाँ पे इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डायग्राम हमने बना लिया है, तो इसके सारे फीचर्स भी हैंग कर लेते हैं। डेसिकेशन मतलब सूखना, सूखना, सूखने से बचाना, अंग्रेजी शब्द है।
ड्राइनेस, मैंने ड्राइनेस इसलिए नहीं बोला, एक बच्चा बोलेगा मैम निविया लगा दे फिर क्या ना, तुम लोगों को भरोसा तो होता नहीं है मुझे, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, कुछ भी रिप्लाई आ सकता है कभी भी। मैम निविया 24 घंटे बचाता है स्किन को सूखने से। यस, बोरो प्लस लो आ गए ना, वैसलीन पता ही था मुझे, इसलिए मैं ये सब स्टंट्स नहीं करती क्लास में। मैम एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो कुछ नहीं हो सकता क्या उसको? अरे होता है, बढ़ाने के लिए होता है, सब कुछ होता है, अब इतना एडवांसमेंट आ चुकी है, ठीक है। अब प्लेसेंटा क्या करता है? सबसे पहले इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। कैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है? कोई भी ऐसा बच्चा जो मुझे बता सकता है कि कौन से हार्मोन्स आते हैं फ्रॉम प्लेसेंटा? जितना जो भी आता है बताओ, खुल के बताओ। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, सब यहां से आता है। तो पहला कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा हार्मोन बना रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा हार्मोन कौन सा बना रहा है? HCG, जिसके बारे में मैं पूरा पढ़ा चुकी हूं आपको कल की क्लास में। फिर है HPL, दिस इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। आप कहिए मैम इस वाले हार्मोन का काम क्या है, ये बताइए आप। बाकी सब तो चलो हमने पता कर लिए, अब ये HPL का काम क्या है? HPL का काम है टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल्स ऑफ फीमेल, द प्रेग्नेंट फीमेल। एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाई? क्यों बॉडी चाहती है कि शुगर लेवल बढ़ के रहे माँ के ब्लड में? क्यों चाहती है बॉडी ऐसा? क्यों ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम कर रहा है? मिल्क, अभी तो मिल्क की जरूरत नहीं है प्रेगनेंसी में, बेबी को भी तो देना है, क्या देना है? अरे मिल्क अभी क्यों बनेगा, अभी तो प्रेगनेंसी चल रही है ना, प्रेगनेंसी के बाद मिल्क चाहिए। किसको एनर्जी चाहिए? माँ को। अच्छा एक बात बताना, डिफ्यूजन कहां से कहां होता है बच्चों? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर ब्लड शुगर लेवल बच्चे और माँ का सेम हो गया तो क्या डिफ्यूजन होगा? तो क्या डिफ्यूजन होगा? इक्विलिब्रियम में आ गया तो क्या डिफ्यूजन होगा? नहीं। तो इसलिए हमेशा कहाँ ज्यादा होना चाहिए? ब्लड शुगर लेवल, जिससे कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहे बच्चे के पास, माँ के अंदर होना चाहिए। इंसुलिन क्या करता है? खाना खाते ही सारा शुगर दबा के रख लेता है अपने पास। तो HPL कहता है अरे बाबू इंसुलिन थोड़ा कम काम कर, हमारा छोटे बच्चे को भी चाहिए। बच्चा अपना तैयार रहता है, बच्चा कहता है निकालो हार्मोन, मंगाओ हमारे लिए शुगर। इस तरीके से समझे कितना जबरदस्त थॉट है? सोचो बच्चा अपना न्यूट्रिशन की अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए एक हार्मोन सिक्रीट करता है कि माँ के ब्लड में हमेशा वो चीज ज्यादा रहे और मुझे हमेशा मेरा कार्ब्स मिलता है ना? क्या जबरदस्त चीज है। सो दिस हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड शुगर levels of mother as to supply glucose to fetus via diffusion. बाकी सब हार्मोन्स के फंक्शन हम जानते हैं, इसका नहीं जानते थे, वो भी बता दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का नेक्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है? और क्या करता है प्लेसेंटा? प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, खाना प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। किसको? प्लेसेंटा को। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन टू फीटस। इसके अलावा क्या करता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम fetal blood. नेक्स्ट, इम्यूनिटी में कुछ रोल है या नहीं गाइस? प्लेसेंटा से कुछ इम्यूनिटी का रोल है या नहीं? बिल्कुल रोल है।
IgG crosses placenta to provide immunity to fetus. कब बनता है प्लेसेंटा? By the end of 12 weeks. By the end of 12 weeks. Third month. Formed at the end of 12 weeks. इसलिए कहते हैं पहले 3 महीने किसी को ज्यादा ना बताए, क्योंकि इस टाइम माँ और बच्चे का कनेक्शन लूज होता है, इतना टाइट वाला कनेक्शन नहीं होता है. बट वंस अ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, उसके बाद काफी फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है, इतनी आसानी से वो बाहर नहीं आ सकता. अबे 6 महीने में तो बढ़िया कनेक्शन होता है बिटिया. कोई है जो 5 महीने में भी पूछेगा ये सवाल? 5 महीने में कैसा कनेक्शन होगा, 7 महीने में कैसा कनेक्शन होगा? 3 महीने के बाद बढ़िया कनेक्शन है, बात खत्म. IgG का कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटे. वाटर ब्रेक पार्चुरेशन में पढ़ाएंगी मैम. बच्चे कह रहे हैं ये सब कहाँ कहानियां लिखी है चैप्टर में, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा पेज पढ़े कि ये सब पढ़ ले. उनको लग रहा है अब सीधा पार्चुरेशन आएगा. ऐसे नहीं है बेटा, अभी हम स्टेप नंबर 3 पे चल रहे हैं, ब्लास्टुलेशन पे. कह रहे कहाँ पढ़ना है ये सब? मैम कह रही एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, कहाँ पढ़े बताओ. चलो अब नेक्स्ट इसी में एक और चीज मैंने पढ़ाई थी, इनर सेल मास. इनके बारे में भी लिखेंगे बढ़िया से नोट्स. इनर सेल मास कैसे सेल से? ट से टोटिपोटेंट. कैसे सेल से? टोटिपोटेंट सेल्स. क्या होते हैं टोटिपोटेंट सेल्स? ये मैं अब आपको बताऊंगी. ये वो सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो पूरा जीव बना सकते हैं, पूरा का पूरा जीव. अगर मेरे पास 10 टोटिपोटेंट सेल्स है, मैं उन्हें अलग से ग्रो करूं तो 10 बंदे बन के निकल जाएंगे, इतनी ताकत होती है इन सेल्स में. ठीक है. सो ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स which differentiates to form specialized cells. टोटिपोटेंट सेल्स को, इनर सेल मास को एम्ब्रियोनिक सेल्स भी कहते हैं. एम्ब्रियोनिक सेल्स plus they give rise to 3 germ layers and embryo. अब हम ट्विन्स के बारे में लिख लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में फिर से नहीं है, बट इस साल सवाल पूछ लिए. वाह रे वाह. बट यू आर माई स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू. बच्चे ने अंदर ही एक्सक्रीट कर दिया है. बिल्कुल सही. पॉटी, एक्सक्रीशन नहीं, पॉटी, टट्टी कर देते हैं बच्चे. नालायक. कंट्रोल नहीं होता ना तो हक देते अंदर ही, बदतमीज कहीं के. मेरे कजन के साथ यही हुआ था. वो इतना जहरीला कंडीशन होता है, बच्चा अगर अपनी ही पॉटी खा ले, बच्चा खत्म खत्म. इसलिए उस केस में तो भाई सच में सी सेक्शन ही करना पड़ता है, टाइम नहीं होता इतना. यस, उसमें तो एक्चुअली में करना पड़ता है. इन माई केस आई वॉज वेटिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी. नॉर्मल चल रहा था सब कुछ. फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो देखा कि यू नो जो बेबी है उसके गर्दन के आसपास 2 अम्बिलिकल कॉर्ड की घूम गया. क्यों घूम जाते हैं आजकल के बच्चे, मैं ये भी बताती हूँ आपको. क्योंकि पहले के बच्चे होते थे 1.25 किलो के,
आज की डेट में बच्चे होते हैं 3.25 3.5 किलो के। जब बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, जगह कम है तो घूमेगा तो ऑफकोर्स चीज घूमेगी ना बेटा, बिकॉज स्केर्सिटी ऑफ स्पेस है ना, लॉजिकल है भाई इसके पीछे। जब हम लोग पैदा हुए थे, जब मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखा तो मैं 2.25 किलो की थी। 2.25 किलो का बच्चा कुछ नहीं होता भाई, हवा भाई ऐसे उछालोगे पता नहीं आएगा नहीं आएगा वापस, इतना इतना हल्का बच्चा होता है। बट आज जब हम देखते हैं अपने बच्चों को तो 3 से 3.5 किलो इज प्रीटी नॉर्मल। तो भाई अब जगह आप देखो ना यार। यस, क्योंकि आप प्रोटीन खाती है ना माए, पहले की माए बेटा काम करती थी, बच्चे साथ में लेके कपड़े सुखाने जा रहे हैं बाल्टी लेके, एक्सरसाइज जबरदस्त थी। आजकल तो प्रेग्नेंट होते हैं, अब मैं काम थोड़ी करूंगी, मैं डाइट लिया हो तो। यस, अरे मैं चल नहीं पा रही, पहले नहीं होता था ऐसे, पहले की माए बहुत काम करती थी गाइस। मतलब बच्चे प्रेग्नेंट भी है तो घर का सारा काम, अपने पहले 2 बच्चों को पालना, फुल हाउस होल्ड वर्क, तो दैट्स ए एक्सरसाइज। पोचे लगा रही है बैठ के, कब बच्चे निकल जाते थे पता भी नहीं चलता था। मेरी सिस्टर तो घर में हुई थी, मेरी मम्मी एक्चुअली में पोचे ही लगा रही थी, बच्चा बाहर आ गया, फिर मम्मी चिल्लाई अरे बच्चा पैदा हो चुका है, आ जाओ सब आ जाओ, अरे दीदी। यस, वो बुला रही है लोगों को। आप सोचो, क्योंकि इजी होता था ना, पोछे लगाना इज द बेस्ट एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ऐसा नहीं होता बच्चे, अब इसीलिए इतने ज्यादा सी सेक्शन होते हैं, बच्चे का साइज बढ़ चुका है, वो हल्का सा भी घूमता है वो भी घूम जाती है साथ में, बस खत्म काम। हाँ, चलो अब आते हैं ट्विंस। ट्विंस में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और तुम्हें एक केस बताती हूँ, दैट्स अ रियल केस। मेरे फादर इन लॉ एक जगह काम करते थे, पहले जॉब करते थे डीसीएम में, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां पे एज अ सीए ही यूज्ड टू वर्क। ठीक है, तो क्या हुआ है, एक दिन उनका बहुत बड़ा शो था, तो जो उनकी डांसर थी उसने छुपा रखा था कि शी इज प्रेग्नेंट। तो वो आपने देखा होगा ऐसी ड्रेस पहनते हैं, वो ऐसी धोती वाली एक ड्रेस होती है लड़कियों की, महाराष्ट्र पहनते हैं, तो उसमें उसका पेट नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतने मोटे पेट नहीं होते थे पहले की औरतों के, छोटे साइज के होते थे, खुद भी छोटी सी थी। Nobody knew कि she is 9 months pregnant। जस्ट शो से पहले उसने खुद ने डिलीवरी की अपनी, बच्चा अपनी असिस्टेंट को दिया, गई बाहर, पूरा उसने परफॉर्म किया 1.5 घंटा, और फिर जाके वो वापस बच्चा पकड़ के घर। आप लोग को लगता होगा इट इज इम्पॉसिबल, बट ऐसा हुआ है। आप लोग को लगता होगा ना कि दिस इज इम्पॉसिबल, बट ऐसा होता है। यस, ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल होती है भाई। औरतों जब औरतों के आगे आप ईगो की बात करते हो या कुछ ऐसी दमदार बात करते हो ना, फिर वो सब भूल जाती हैं, फिर वो करती हैं। बहुत स्ट्रांग होती है औरतें, कमजोर नहीं होती। ठीक है, चलो आ जाओ यार, वैसे तो बहुत सारी किस्से कहानी है मेरे जीवन में जो मैं तुम्हें सुना सकती हूँ, बट छोड़ो। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, अभी समझाया मैंने आपको। इस केस में क्या हो रहा है, सिंगल जाइगोट बनता है। क्या बनता है इसमें, सिंगल जाइगोट, जो बाद में जाके स्प्लिट कर जाता है। तो इसमें जरूरत क्या है, एक ही स्पर्म की जरूरत है और एक ही ओवम की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे या तो दोनों बोथ फीमेल्स बनेंगी या बोथ मेल्स बनेंगे। एक मेल और फीमेल नहीं बन सकते क्योंकि एक जाइगोट से बने हैं। जो अगर एक्स क्रोमोसोम वाले ने फर्टिलाइज किया ओवा को तो दोनों लड़कियां बनेंगी, अगर वाई वाले ने इसे किया है तो लड़का, दोनों लड़के बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस, यही क्वेश्चन था नीट का। फ्रेटर्नल ट्विंस या इनको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, इस केस में 2 स्पर्म्स 2 ओवा,
इसमें नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। इसमें एक मेल भी बन सकता है, एक फीमेल का ऑप्शन भी बन सकता है, दोनों फीमेल भी बन सकती हैं, दो मेल भी बन सकते हैं, डिपेंड्स क्या फर्टिलाइज हुआ है, पर नॉन आइडेंटिकल रहेंगे। एक घंटा भी हो गया, पता न चला। Now what is the next step? Yes guys, what is the next step? Next step, implantation. Implantation. Implantation occurs on the 7th day after fertilization. Occurs on 7th day after fertilization. मैम 2 ओवर कैसे आएंगे? हाँ ये होता है जब दोनों ही ओवरीज अपना कंटेंडर बनाती है और उनमें टाई हो जाता है एस्ट्रोजन लेवल में, तो दूसरा हार नहीं मानता। ये भी जेनेटिक्स होता है। अगर आपकी फैमिली में ट्विंस का है लीनिएज, मतलब आपके पहले में ट्विंस हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। ये भी जेनेटिक्स है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जैसे नीता अंबानी जी के ट्विंस थे, उनके 2 बच्चे आकाश और ईशा। अब ईशा अंबानी ने जब कंसीव किया तो उनके भी 2 बच्चे हुए। ठीक है, अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। सबसे पहले इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। अटैचमेंट ऑफ blastocyst with endometrium is called placentation. ये इसकी डेफिनेशन है। ये कैसे होता है चलिए इसको समझाते हैं। Now where is the paper guys? Where is the paper? Let me get a paper for you. ला रही हूँ पेपर, क्लास में शांति बनाए रखें। Where is the paper? No paper? यहीं से निकाल लेते हैं। We can take this because I don't need this right now. Yes. Okay guys, how does implantation occurs? ये देखो बेटा, ये एंडोमेट्रियम है। क्या ये पेपर? एंडोमेट्रियम। दिस इज एंडोमेट्रियम। इसके यहाँ पे मायोमेट्रियम, इसके बाहर पेरीमेट्रियम। तो ये कौन सी लेयर है? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन। यस, ये कौन सी लेयर है? एंडोमेट्रियम। गॉट इट? ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। ये हमारा क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। गोल होता है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही। इससे छोटा साइज होता है, बस काफी काफी छोटा साइज होता है। ये हमारा क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। इसकी एक साइड पे क्या है? सेल्स ऑफ रॉबर। कौन से सेल्स है एक साइड पे गाइस? सेल्स ऑफ रॉबर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिकी सेल्स। ये देखिए, ये पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऑरेंज। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, तो मैं ये लगा देती हूँ। ये हमारे
ये चिपकेगा नहीं क्योंकि काफी स्मूथ है। ये हमारे सेल्स ऑफ रॉबर एक साइड पे, बाकी साइड पे सेल्स ऑफ रॉबर नहीं है। ठीक है, ये स्टिकी सेल्स होते हैं, बताया था मैम ने। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट। जोना पेलुसिडा नहीं होती ब्लास्टोसिस्ट के पास। अगर जोना पेलुसिडा पहले टूट गई तो ये ब्लास्टोसिस्ट फेलोपियन ट्यूब में जाके चिपक जाएगा, क्योंकि ये सेल्स एक्सपोज हो जाएंगे। बात को समझो, ये ब्लास्टोसिस्ट है जो अंदर डिवाइड हो रहा है, इसके पास ये स्टिकी सेल्स है जो जहां दिखेगा चिपक जाएगा, चिपकाने वाले सेल। अगर जोना पेलुसिडा वक्त से पहले टूट गई तो ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस तक आ ही नहीं पाएगी, वो इस्थमस में जाके जुड़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसलिए जोना पेलुसिडा is very important to block polyspermy, and it is very important to decide the site of implantation. अगर ये राइट टाइम पे टूटी, अगर ये राइट टाइम पे टूटी तो ये सीधा एंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाएगी। देखो चिपक गई, ये देखो। और सेल्स ऑफ रॉबर के साइड पे ही होते हैं आपके इनर सेल मास, ये देख रहे हो आप। इसका चिपकना विद एंडोमेट्रियम, इस ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना विद एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? इम्प्लांटेशन। ठीक है, बट क्या ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है? अभी तो ये बाहर कैविटी में है ना, ये अभी यूट्रस की कैविटी में है, हल्का सा भी बाहर निकल जाएगा तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, इसे प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने बताया था सेल्स ऑफ रॉबर एंजाइम्स निकालते हैं। ये एंजाइम्स क्या करेंगे? इस एंडोमेट्रियम को तोड़ना शुरू करेंगे। ये देखो काटना शुरू कर दिया, काटना शुरू। और ये ब्लास्टोसिस्ट जब ये जगह बनेगी, ये चला गया एंडोमेट्रियम के अंदर, ये आ गया अंदर। ये अभी कैविटी में नहीं है, अब ये एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में है। नहीं नहीं नहीं, अभी का गलत, चिपका ये अभी भी एंडोमेट्रियम से ही है। बाहर भी एंडोमेट्रियम से चिपका था, अंदर भी एंडोमेट्रियम से चिपका है। इस साइड मायोमेट्रियम है, इस साइड एंडोमेट्रियम है। समझो, ये देखो पहले ये यहां था, चिपका, चिपकने के बाद बस ये इस साइड आ गया अपने आप को सेव करने के लिए। ये देखो अब ये यूट्राइन कैविटी में नहीं है, बल्कि एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में है, लेयर्स के अंदर घुस गया है कि हल्का सा भी तो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। अब ये ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो यहां से निकलेगी दो तारे, उस तारों को हम क्या कहेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये देखिए, एक सेकेंड, जितना विजुअलाइजेशन हो सकता है मैं उतना बता देती हूँ। आपको खुद ही पता लग रहे होंगे रीजंस ऑफ मिसकैरेज, कितने कितने स्टेप्स पे मिसकैरेज हो सकता है, खुद ही पता लगा सकते हैं यार आप। अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों हो रही है? ये देखिए, ये है हमारा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। ये देखो, ये जुड़ा है एंडोमेट्रियम से, ये है प्लेसेंटा। ये देखिए एंडोमेट्रियम और इसके बीच में बनता हुआ प्लेसेंटा, और ये इसमें ऐसे तैरता हुआ बच्चा बढ़ता जाएगा इस एरिया में। ये एरिया कैसे बढ़ेगा? एमनियॉन बढ़ेगा, एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रेट करेगा, इसे और जगह मिलेगी। अम्बिलिकल कॉर्ड देखिए ऐसे तैरेगा, ये ऐसे। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस साइड प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये एम्ब्रियो। ये देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे। फिर जब पार्चुरेशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा? बच्चा बाहर आएगा, क्योंकि मायोमेट्रियम इस साइड है ना गाइस। देखो मायोमेट्रियम इस साइड है, मायोमेट्रियम से धक से थप्पड़ लगाएगी, पक, उस प्रेशर से एमनियॉन फट जाएगी और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा, क्योंकि मायोमेट्रियम इस साइड थी। रिमेंबर गाइस,
मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम के बीच में हो रही है सारे इवेंट्स। मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्शन लगाएगी ऐसे, पुश पुश, ठीक है। तो क्या होगा, एमनियन फट जाएगा, फ्लूइड बाहर। फिर उसके बाद ये बच्चा, क्योंकि अब ये फ्लोट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये भी बाहर, ऐसे बच्चा बाहर। पीछे आएगी अम्बिलिकल कॉर्ड, डॉक्टर ऐसे खींचेगा इस अम्बिलिकल कॉर्ड को। जब खींचेगा तो प्लेसेंटा भी टूटेगा, प्लेसेंटा टूटेगा तो खून निकलेगा, और इसको भरने में 4 महीने लगेंगे। दैट्स अ प्रोसेस। हाँ, अब ये जुड़ा होगा बच्चे से, अम्बिलिकल कॉर्ड इस साइड से तोड़ दिया, इस साइड से कनेक्टेड है बच्चे की नाल से, इसको कट करके बस सीज कर लेंगे और कुछ नहीं। यही है पूरा प्रोसेस। क्यों नहीं आएगा प्लेसेंटा बाहर? इंसेमिनेशन के कितने दिनों बाद गुड न्यूज आती है? प्लस 4-5 दिन बाद, वैसे अगर हुआ फर्टिलाइजेशन तो, ठीक है। चलो आ जाओ मैम, अगर प्लेसेंटा निकाल दो, अम्बिलिकल कॉर्ड टूट गई, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नो वरीज। हाँ, पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, हे भगवान, और ये डॉक्टर बनेंगे, ये गायनी बनेंगे। हाँ, चलो भाई, अब नोट्स बनाओ। पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म समझा दिया, अब लिखते हैं इसको मैकेनिज्म। समझ आ गया ना सबको? ठीक है। नाउ द साइज ऑफ blastocyst grows rapidly through mitosis. This leads to shedding of zona pellucida. As zona pellucida is removed, cells of robber gets exposed. They releases enzymes which corrodes endometrium and attachment of blastocyst occurs. अपने आप बाहर नहीं आ सकता, आ भी जाते हैं, अपने अपने केसेस है बेटा, देखो सारे। Some guys have very good delivery, like my pregnancy was very tough. मतलब मैं, मेरी जेठानी, we were pregnant, ठीक है, और वो 2-3 महीने का फर्क था। मैं डेली उल्टियां मारती थी, कुछ भी खाते, वो चिकन खा रही होती थी, बट सब सीन उल्टा हो गया पोस्ट प्रेगनेंसी। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद माय बॉडी वेंट वेरी हेल्दी, नाउ शी हैज लॉट ऑफ बॉडी एक, या ये साइड दर्द, वो दर्द, सब अलग है भाई, सबकी बॉडी अलग है, नोबडी इज सेम, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, okay, ectopic pregnancy when implantation occurs at site other than uterus, like fallopian tube.
जब ज्यादा एज हो जाती है तो कुछ औरतें कंसीव यहीं पे करती हैं, तो ज्यादा एज के बाद योर फर्टिलिटी बिकम्स लो, यू नो दिस ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि सिस्टम की एफिशिएंसी घट जाती है, या एब्डोमिनल कैविटी। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रसेप्शन पे डिपेंडेंट है तो उस केस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी। पर बच्चा एक साइड है तो स्पेस कम होगा ना, मतलब दो साइड बच्चा कैसे हो सकता है? नवनीत कह रहे हैं बच्चा एंडोमीट्रियम, हाँ कंपैरेटिवली इट्स वेरी सेफ। लिख लिया सबने? अरे आएंगे, बच्चा कहाँ ग्रो करेगा, मैं बताऊंगी, डायग्राम बनेगा भाई, ठंड रखो। इन्हें फिर लग रहा है चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, फिर गलत है ये। पढ़ा है अभी बहुत चैप्टर, बार बार इन्हें लग रहा है खत्म हो रही है मूवी, जबकि हो ही नहीं रही है खत्म मूवी। अभी अभी बचा है बेटा, काफी सारा बचा है चैप्टर। अभी तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा इम्प्लांटेशन के बाद बताइए? स्टेप्स आपको पहले ही लिखवा दिए, जब तक वो स्टेप्स नहीं होंगी तब तक कैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? कौन सा नेक्स्ट स्टेप बताइए? गैस्ट्रुलेशन करेंगे, डेसिडुलाइजेशन हम नहीं करेंगे। गैस्ट्रुलेशन, छोटा सा ये वाला क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। क्या होता है ये? फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। अब जी से गैस्ट्रुलेशन, जी से फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, यानी कि ये वो स्टेज है जब क्या बनती है? जर्म लेयर्स। सबसे पहले कौन सी बनेगी? एक्टोडर्म। सबसे पहले कौन सी बनेगी? एक्टोडर्म, फिर बनेगी मीजोडर्म, और लास्ट में बनेगी आपकी एंडोडर्म। और ये तीनों लेयर्स बनती हैं एक स्पेशल जेनेटिक मूवमेंट से। उस जेनेटिक मूवमेंट को कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट से बनती है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट कब तक चलती है? जब तक ब्लास्टोसील खत्म ना हो जाए। ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील बताई थी ना, फ्लूइड। जब तक वो पूरा फ्लूइड खत्म होके वहां पे सेल ना भर जाए तब तक चलेगी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है? कंटिन्यूस टिल ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील। जहां ब्लास्टोसील खत्म हुई, गैस्ट्रुलेशन भी खत्म। अब जितना आप ये लिख रहे हैं, अब वो शानदार वाला डायग्राम मैं बना देती हूँ बच्चों तुम्हारे लिए।
बनाइए। ऑब्लिटरेशन का मतलब आप गूगल कीजिए। ऑब्लिटरेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना। बेटा प्रिंस, आप किन दादा दादियों के साथ रहते हो बेटा दिन भर कि लड़का जल्दी आ जाता है, लड़की जल्दी आ जाती है? बेटा हम डॉक्टर बनने वाले हैं या वो कुछ और बनने वाले हो? कैसे डाउट्स आते भाई तुम लोगों में, जनाने वाले डाउट्स? इतना औरतों में मत बैठो भाई, गॉसिप क्वीन बनते जा रहे हो। हम्म, चलो जल्दी करो, आज मेरे को हेयर कट कराने जाना है, ट्रिमिंग करानी मुझे, जल्दी करो। मत सुना करो ना ऐसा, किसने कहा ये सब सुनने के लिए? कुछ चीजें नहीं भी सुननी चाहिए बेटा लाइफ में। मतलब आज जल्दी खत्म होगी क्लास? होएगी तो नहीं, बट फिर भी मैम नवरात्रों में बाल नहीं कटवा। मैं नहीं मानती ये सब चीजें। हाँ, सुपरस्टिशन वगैरह, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। माता के दिन है, एंजॉय करेंगे हम। हाँ, छोटा छोटा कपड़ा पहन के गरबा खेलते ही वो माता लाव करती हैं? चले। चलो आओ इधर। Now this is the most important diagram that you will find in your NCERT books as well. ठीक है, अब आइए इधर देखिए। Like you can see, this is myometrium. क्या ये myometrium? And this is chorionic villi. यानी कि यहाँ पे प्लेसेंटा, chorionic villi. This is a site of placenta. और ये पूरा बच्चा कहाँ किसके अंदर ग्रो कर रहा है? किसके अंदर ग्रो कर रहा है? एंडोमीट्रियम। तो ये रेड कलर से जो मैम ने बनाया, दिस इज एंडोमीट्रियम। ठीक है ना, अंदर जा चुका है, याद करो, और वहीं पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू कलर से मैम ने बनाई है एमनियन। और एमनियन क्या सिक्रीट करती है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। अब प्लेसेंटा और ये है एम्ब्रियो। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में कौन सा कनेक्शन होता है? कौन सा कनेक्शन होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड का। किसका होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। एक एक लेबलिंग ढंग से देखो। ठीक है, दिस इज सर्विक्स। और सर्विक्स में बन जाता है बहुत ही मोटा प्लग, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इसे बहुत थिक कर देता है। दिस इज अ थिक प्लग। और यहाँ पे होते हैं स्फिंक्टर मसल्स, मोटी मोटी स्फिंक्टर मसल, जो इसको बंद करके रखती है इस पैसेज को। ये पैसेज तभी खुलेगा जब पार्चुरेशन का टाइम होगा। ठीक है, पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आया नहीं आया? तो इसकी हेडिंग क्या होगी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये डायग्राम इसलिए बनाया है जिससे बच्चों को सब चीजों की लोकेशन क्लियर हो, और जो आगे हम टॉपिक करने वाले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो भी आए। बना लिया बच्चों सबने?
मैम कोरियोनिक वाला व्हाइट है ना? हाँ, रेड वाला एंडोमेट्रियम है। यहाँ पे हम एक चीज डिटेल में करेंगे जिसपे नीट में क्वेश्चन आ जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। फिर बच्चे कहेंगे टॉपिक है का नीट में, एनसीईआरटी में लेबलिंग दी है इसलिए करा रही हो, बुरा मत मानना, ठीक है? लेबलिंग दी है ना, बस तो करानी पड़ेगी। ऑब्लिटरेशन का मतलब होता है खत्म होना। तुम लोग की अंग्रेजी बहुत कमजोर है। इसके बाद मैं 500 रुपए का एक बैच चलाऊंगी, सीखिए अंग्रेजी गर्मोगोल स्टार से, ठीक है? इतना तो सिखा ही दूंगी कि तुम एटलीस्ट साइंस पढ़ लो यार। बहुत कमजोर है तुम लोग की अंग्रेजी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होते हैं? स्टेम सेल्स। आजकल ये स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन बहुत चल रहा है, क्योंकि स्टेम सेल्स अगर प्रिजर्व्ड होते हैं तो बच्चे में अगर कोई बीमारी होती है कि उसे ऑर्गन ग्रो करना होता है तो इनको यूज कर लेते हैं। इसको प्रिजर्व कराने का खर्चा 80,000 आता है, साल का मेंटेनेंस का खर्चा 5,000 आता है। अब जरूरत पड़े ना पड़े, बस यू नेवर नो, और जरूरत पड़ने पर ये आपको दे भी दे, यू नेवर नो, बट कराते हैं लोग, ठीक है? जैसे ही प्रेग्नेंट होता है कोई भी लेडी, दिल्ली के तो हर हॉस्पिटल में हम बचाएंगे हम बचाएंगे हम बचाएंगे, मेरे हस्बैंड ने कहा भाग यहाँ से, ठीक है? यस, तो बीइंग बनिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट। और क्या होता है? ये बना होता है आपकी दो आर्टरी एक वेन से। किससे बना होता है? इसके अंदर होते हैं दो आर्टरीज और एक वेन, और आर्टरीज में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उल्टा होता है मेरे बच्चे। और अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड होता है, मेटर्नल ब्लड कभी नहीं होता है। जो भी चीज होगी डिफ्यूजन से ही आएगी और जाएगी। देयर इज नेवर मिक्सिंग ऑफ मेटर्नल एंड फीटल ब्लड until parturition. मैम व्हाट अबाउट बीपी? बीपी बड़े पैसे? आई डोंट हैव इट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। Connects embryo with placenta. एक मिनट लो और सारी स्लाइड करो। थैंक्स नवनीत। मैम कुछ लेडी अपना प्लेसेंटा ही खाती है। आर यू टॉकिंग अबाउट किम कार्दाशियन? खाने दो बेटा, जिनको जवान रहने का इतना ज्यादा शौक चढ़ चुका है, चुड़ैलियां कुछ भी खाती हैं, क्या कर सकते हैं? तुम उन्हें बोलोगे ना जाके हमार हक्का में ऐसी कुछ चीज है जो आपको जवान कर सकती है, लगा भी लेगी खा भी लेगी, सोचेगी नहीं। इतना ऑब्सेशन है जवान रहने का। बता रहे ना हम तुमको, कुछ भी कर सकती है। वो एक स्पर्म बेल है ना, हाँ, उसका वो स्पर्म फेशियल कराती है जवान रहने के लिए। आइए बच्चों, अब चलते हैं मंथ वाइज ग्रोथ प्लान पे। जैसे तुम लोग को टाइम टेबल देना पड़ता है, हाउ टू क्रैक नीट इन 8 मंथ्स, मंथ वाइज प्लान। आ जाओ मंथ वाइज प्लान। बेटा अब चैनल पे बहुत जल्दी रिवीजन कैसे करनी है वीडियोस आने वाली है मैम की। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ हमेशा, जो रियलिस्टिक होती है बच्चों के लिए। एक बार देख लेना जिनको रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब हमारा सिलेबस तो 1.5 महीने में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज आएगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि क्लासेस होगी नहीं उस टाइम पे, प्रैक्टिस चलेगी, है ना? क्रैश कोर्स और उसके बीच में टाइम रहता है थोड़ा सा, तो उस टाइम हम क्या करें? वेस्ट नहीं करना है, तो यू शुड हैव अ गुड स्ट्रैटेजी एट दैट टाइम कि हाउ शुड आई यूज माय 15-20 days बिफोर आई अगेन स्टार्ट विद रिवीजन।
अब वो रिवीजन मुझे यूट्यूब से करनी है या बैच से करनी है, कैसे करना है? तो एक प्लान ऑफ एक्शन दिमाग में प्रिपेयर्ड होना चाहिए हमेशा। बैकलॉग्स, कुछ ऐसे चैप्टर रह गए होंगे जो आपके अभी कमजोर है, आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। बड़ी सारी चीजें होती है बच्चे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए अब चैनल पे थोड़ी थोड़ी वीडियोस आएंगी, उनको देखना। अब आप महापैक के हो, महापैक के नहीं हो, जादुई ताकत है नहीं है, बट यू शुड बी रेडी, ठीक है। आइए तो मंथ वाइज प्लान पे चलते हैं। मंथ वाइज प्लान में वी हैव आवर, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्टेशन पीरियड एज रिटन इन एनसीईआरटी लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। जो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? द टाइम इंटरवल बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। क्या होता है? ये होता है टाइम इंटरवल बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। इसे पूरा जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। आप क्या कहते हैं? अलग अलग में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ह्यूमंस का कितना है, एनीबडी? काउ का कितना है, डॉग का कितना है, कैट का कितना है? ये चार तो एनसीईआरटी ने लिखे, इसलिए आपको करना पड़ेगा। 266 डेज है, या 9 मंथ्स है, या 38 वीक्स है। काउ की अगर बात करें तो इस ऑलमोस्ट सेम ही है, 277 डेज। डॉग की बात करें, कितना है डॉग में? 60 से 65 डेज। कैट में कम रहता है, 50 से 55 डेज। एलिफेंट्स के 2 साल रहते हैं। एलिफेंट का कितना रहता है? अराउंड 574 डेज। कुछ बड़ा आने वाला है ना, समझो। अब आते हैं फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। पहला महीना खत्म हो चुका है, क्या लगता है क्या क्या बन जाएगा? हार्ट इज फॉर्म्ड एंड हार्ट बीट्स कैन बी हर्ड यूजिंग स्टेथोस्कोप, ठीक है। हार्ट इज फॉर्म्ड and heartbeats can be heard using stethoscope। काफी ज्यादा होती है, 175 के करीब। तो मैम बैट्स के कितने दिन होते होंगे? एआई से पूछ लो। अच्छा, मेरे से पूछोगे क्या? दिन भर फोन चलाते हो, मेरे से पूछ के चलाते हो? चलो, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, 2 महीने हो चुके हैं। क्या होगा बाबू लोग? क्या होगा? लिम्स एंड डिजिट्स आर फाउंड, ठीक है। ऑल लिम्स and digits are formed. Next, end of third month or first trimester. बॉडी के सभी मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं और इसमें पता भी लग जाता है कौन लड़का है कौन लड़की है, क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन जाता है इस टाइम पे। इस टाइम पे प्लेसेंटा बन जाता है। ऑल मेजर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये लात नहीं मारेगा, अभी 5वें महीने के बाद लतिया पड़ेगी। लात खाने का इतना शौक है, बताओ जरा। 5th month, लात खिलवानी बहुत जल्दी।
तो मेरे को एक बंदा कोई कुछ लिख दे, इनका क्रिएटिव दिमाग आ पड़ता है चैट सेक्शन में कि मेरा कमेंट क्यों नहीं हो रहा है वायरल, उस पे क्यों ठिठोली नहीं हो रही है क्लास में, लाइक्स नहीं मिल रहे मेरे कमेंट को। यही तो मेरा रोजगार है जो मैं क्लास के बाद करता हूँ। तो 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस जरूरी है भाई होनी। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड by end of 24 weeks. यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, नेक्स्ट आईलिड सेपरेट, बट्टे जैसी आंखें दिखेंगी, वो डरावनी आंखें नहीं होती, बड़ी बड़ी गली काली काली से ऐसे। आई लैशेस फॉर्म्ड, जब बच्चा पैदा होता है तो 3 महीने तक तो उसकी आंखें फिक्स कराते रहते हैं, माँ इधर देख, माँ इधर है, फिर आते रिश्तेदार हर बच्चे को बुआ, मैं तेरी बुआ, पैदा हुआ बच्चे से कहते बोल बुआ, ऐसा होता है, देखा तुमने? कौन सा बच्चा जो पैदा होते ही बुआ बोल देगा? यस, यहाँ माँ ने बच्चा पैदा किया, वो नहीं कह रही बोल, इन्हें बुआ बुलवाना है। यस अजीब अजीब हरकतें होती है। एंड ऑफ 9th month, ready for parturition. कैसे पार्चुरेशन के लिए रेडी होता है ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ। ये एक तो इन्हें लगता है कि जो मैं पढ़ाती हूँ वो सब मैं अपनी ही लाइफ के बारे में बता रही होती हूँ। नालायक है ना एक नंबर के। इसमें तो पहले बुआ ही बोला था, अरे उसे बुआ ही बनना है लाइफ में। तो ब्लैक वेजिमेंट को इगुआ इगुआ कुछ ऐसे बोलते थे, इगुआना नहीं, वो तो यार छिपकली का नाम है, ऐसे भी नाम है यार उसका, भी याद नहीं है मुझे भी। बेटा सिकंदर, फायर के साथ मत खेलो बेटा। मेरी 4 बुआ, मेरी भी 3 बुआएं हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। अच्छी की परिभाषा बदल जाती है। शानदार बुआएं हैं मेरी, शानदार। आती है तो ऐसा लगता है नवरात्रि आ गए हैं, घर में आती है ऐसा लगता है नवरात्रि बाद में आएंगे, माता की नवरात्रि अभी से शुरू हो गई है, खूब हल्लाबाजी। यस, वैसे तो साक्षात माताएं चली आ रही है। लिख लिया सबने? फिर मुझे याद आता मेरे पति की तो 9 बुआ है। मैं तो फिर भी कम पे खेल रही हूँ। चले चैप्टर फिनिश। सपनों में पार्चुरेशन, चाइल्ड डिलीवरी,
जोमेटो स्विगी वाली नहीं, एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है। सो द एक्ट ऑफ चाइल्ड डिलीवरी इज कॉल्ड, द एक्ट ऑफ चाइल्ड डिलीवरी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ये एक तरह का न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स सिस्टम है। कैसे? एक तरह का न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। अब कैसे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, यही तो मुझे समझाना है बच्चों, यही तो हमका समझाना है। चलो समझाया जाए। तो एनसीईआरटी कहती है द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड डैश एंड डैश, वेरी फेमस पीवाईक्यू। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन comes from fully developed fetus and placenta। अब कैसे आए फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल, यही तो समझाना है, यही तो समझाना है गाइस। आप कुछ मत लिखना, आप समझना, समझना जरूरी है, अब लिखना जरूरी नहीं है। चल, तो सबसे पहले फीटल सिग्नल की बात करते हैं गाइस। फीटल सिग्नल की, फीटल सिग्नल कैसे आता है? बच्चे का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है? माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, उसे बढ़ना है, बट जगह हो गई है लिमिटेड। वो कह रहा है मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। तो माँ कहती है बाहर निकल जा, जी ले। वो कहते ठीक है। तो इतना स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा, वो कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है। सो दैट्स द फर्स्ट सिग्नल। ठीक है, तो होता क्या है, स्ट्रेस फीटस में होता है और वो सिक्रीट करता हार्मोन कॉर्टिसोल विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये आ गया पहला सिग्नल विच इज कमिंग फ्रॉम फीटस। ठीक है, दूसरा सिग्नल कहां से आता है? प्लेसेंटा से। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है तो प्लेसेंटा कहता है उड़ी बाबा इमरजेंसी, सब तैयार हो जाए, कोई रुकेगा नहीं, अब सब पोजीशंस ले लें। तो कैसे पोजीशन लेंगे? प्लेसेंटा कहेगा कि एस्ट्रोजन बढ़ाओ, प्रोजेस्टेरॉन घटाओ, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन घटाओ, एस्ट्रोजन बढ़ाओ। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन कम होता है। उल्टा कर दिया, हार्मोन्स का खेल पलट दिया। ये जब दोनों सिग्नल तैयार होते हैं, जब ये दोनों सिग्नल तैयार होते हैं हार्मोन्स के, तो ये सिग्नल जाता है कहां पे? मैटरनल पिट्यूटरी के पास। ये सिग्नल कहां जाता है? मैटरनल पिट्यूटरी के पास। तो ये कैसा सिग्नल है? एंडोक्राइन सिग्नल। कैसा सिग्नल था गाइस? ये वाला है एंडोक्राइन सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे हमने हार्मोन्स की बात की है, अभी नर्व्स की तो बात की ही नहीं है। एंडोक्राइन सिग्नल है ये। अब ये एंडोक्राइन सिग्नल गया मैटरनल पिट्यूटरी के पास। मैटरनल पिट्यूटरी कहते हैं अब सिचुएशन खराब हो चुकी है, इट्स द टाइम टू लॉन्च द रॉकेट्स। रॉकेट्स का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। ये ऑक्सीटोसिन जाता है मायोमीट्रियम के पास एज मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि ये जाता है मायोमीट्रियम। जैसे मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो न्यूरल सिग्नल फिर से जाते हैं मैटरनल पिट्यूटरी के पास कि भाई और ऑक्सीटोसिन दे। यहां से सिग्नल इसके कॉन्ट्रैक्शन से और जाते हैं मैटरनल पिट्यूटरी के पास कि और ऑक्सीटोसिन दे, और ऑक्सीटोसिन और स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है और दे ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन और दे ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन और दे ऑक्सीटोसिन, और एक टाइम में आ जाता है भयंकर कॉन्ट्रैक्शन का, बाहर बच्चा। ठीक है, बस उस टाइम तक दर्द होता है, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा लेबर पेन, दर्द। ठीक है, ये है। तो मायोमीट्रियम के पास गया सिग्नल, मायोमीट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की। स्टार्ट्स विद स्लो कॉन्ट्रैक्शन। अब स्लो कॉन्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले क्या फटेगा? एमनियोट
burst. This leads to amnion burst. burst हो गया amnion. क्या बाहर आएगा सबसे पहले? पानी. एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा सबसे पहले. ठीक है. जब इतना बड़ा घटना होगा तो और ऑक्सीटोसिन आएगा, मोर ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन कहेगा मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोकल लोगों की भी जरूरत है. तो इसकी लोकल हेल्प कौन करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये लोकल हार्मोन होता है. तो ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोनों मिलके आप क्या कराएंगे? चाइल्ड डिलीवरी. रुको रुको, नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं. अब ज्यादा हो गई कॉन्ट्रैक्शन. अब इस बीच में हार्मोन आएगा रिलैक्सिन. रिलैक्सिन क्या कराएगा? डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल. तैयारी हो चुकी है गाइस पूरी. वहां से ऊपर प्रेशर लगा है, नीचे से रास्ता साफ हो रहा है. दोनों चीजें होगी. दिस विल लीड टू चाइल्ड डिलीवरी. चाइल्ड डिलीवरी के बाद आफ्टर बर्थ. आफ्टर बर्थ क्या होता है? इसमें बाहर आएगा अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा. हो गया बच्चा. कौन खिलाएगा मैम को काजू कतली? कौन खिलाएगा काजू कतली? मैम एमनियोटिक फ्लूइड में लंग्स में चला गया था. अच्छा ओके. यस, काजू कतली टाइम गाइस. चैप्टर किसने कहा खत्म है? लैक्टेशन है. चाची आएंगे पढ़ाने तुम्हें लैक्टेशन? नालायक कहीं के. चैप्टर खत्म करना है बस इन्हें. पढ़ना नहीं. नीट के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीशन के लिए पढ़ रहे हैं लोग. इनका टारगेट ही यही है, मम्मी सिलेबस कंप्लीट. अब क्या करें पता नहीं. टीचर अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे बस. लिख लो इसको. अभी एक आध रोते हुए आएंगे कि मैं हुआ नहीं था. वो हूँ वालों को भी आने दो. लिख लो. Last topic is lactation. मेमोरी ग्लैंड्स तो पूरा पढ़ाई दिया था बच्चों टॉपिक. तो इसमें हम कोलेस्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे. मिल्क which comes first few days after delivery is called colostrum. ये येलो कलर में होता है क्योंकि इसमें केराटिनॉइड्स होते हैं जो आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है. प्लस इसमें एंटीबॉडी IgA होती है which is a source of immunity. नेक्स्ट इसके अंदर लो इन फैट रहता है. ये इसमें शुगर कौन सी रहती है? लैक्टोज शुगर. प्रोटीन ज्यादा रहता है इसमें. इसमें नालायक बॉडी बिल्डर यहाँ पे भी आ जाते हैं गधे रही के. ठीक है. इसमें कैल्शियम भी ज्यादा रहता है. नहीं IgG नहीं रहती, सिर्फ IgA रहती है.
विशाल कह रहा आज मैं पॉपर वाले पटाखे फोड़ूंगा। मैम ने चैप्टर कंप्लीट किया। यस है ना। सो कैसा लग रहा है बच्चों चैप्टर खत्म करके? देखो सारी क्लासेस 2.5 घंटे की नहीं है ऑफ कोर्स। जब मुझे लगेगा कि हाँ चैप्टर मुझे करना है, जैसे कल अगर हमने 2.5 घंटे की नहीं ली होती तो आज बहुत ज्यादा पढ़ाना रहता मुझे। और आज भी कोई छोटी क्लास नहीं हुई है। 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं, मैं बता दूं। 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं। इनको इसको हम कह रहे हैं छोटी क्लास। दैट इज हाउ यू कैन प्ले विद योर माइंड। आप सोचो 1 घंटा 40 मिनट की क्लास में भी खुश हो रहे हैं। सोचो यही अगर मैं क्लास 1 घंटा 40 मिनट की लेती तो आप 1.25 घंटे की क्लासेस में खुश होते कि यार आज जल्दी छुट्टी हो गई। जस्ट दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रिक योर ब्रेन कि आप 1 घंटे की 40 मिनट की जो कि पूरी फुल लेंथ क्लास है उसमें भी 10 मिनट एक्स्ट्रा है, उसमें भी आप खुश हो रहे हैं कि जल्दी छुट्टी हो गई, है ना। बस ऐसी छोटी छोटी दिल दीदियां कर लो। देखो बड़ा पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ा है, जितने टॉपिक्स हो सकते थे सारे कराए। अब मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में डायग्राम्स प्रैक्टिस करने एनसीईआरटी के सारे विद लेबलिंग, समझे। विद लेबलिंग आपने प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, तो ये काम आपने जरूर करना है। कल न्यूरल होगा, जिन बच्चों को न्यूरल पढ़ना है भाई कल कर लो। एक्शन पोटेंशियल, ह्यूमन ब्रेन, कल सब होगा जितना हो पाएगा। मेरी तो कोशिश रहेगी कि कल मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं। 2 ही टॉपिक है भाई उसमें बस। कल आपकी क्लास 12th की क्लास नहीं लगेगी, कल न्यूरल की क्लास लगेगी 11:50 पे, ठीक है, जिसमें मैं आपकी पूरी क्लास लूंगी। उसके बाद का भी स्केड्यूल बता देती हूँ, क्योंकि सैटरडे को हमें फिर से ऑफिस जाना है। तो 25 यानी कि कल आपकी रहेगी क्लास न्यूरल की। 26 यानी कि फ्राइडे, फ्राइडे को आपकी छोटी क्लास रहेगी बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रहेगी, क्योंकि उस दिन बनी का एनुअल डे है। तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी 2 बजे तक, तो 2 बजे तक ही क्लास रहेगी आपकी 26 तारीख को। 27 तारीख को आपकी क्लास नहीं रहेगी बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू ऑफिस। 28 तारीख को आपका टेस्ट है या नहीं ये बता दे चैट बॉक्स में, ये बता दो चैट बॉक्स में। टेस्ट है तो संडे को हो सकता है सुबह 11 बजे क्लास ले लूं मैं, वो होगी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्लास, ठीक है। मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 30 तारीख तक डन है। फिर उसके बाद 8 या 9 अक्टूबर तक आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 घंटे की क्लास में आराम से करा दूंगी मैं। फिर आपका दिवाली ब्रेक शुरू होगा 18 तक, तो होपफुली हम मॉल बायो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय।